बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ खिज़र अहमद उसामा एमके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से आपसे मुखातिब हूँ। स्टूडेंट, आज के सेशन में जो हमारा रिमेनिंग पार्ट था रोटेशनल मोशन का, वो हम डिस्कस करेंगे और स्टार्ट करेंगे विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोटेशन। एज वी ऑल नो कि जो लीनियर मोशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो ड्यू टू इट्स लीनियर मोशन होती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी लीनियर मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी पाई जाती है हम उसको काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मैथमेटिकली हम उसको लिखते हैं 1/2 mv स्क्वायर। सेम इज द केस विद द एंगुलर मोशन के एंगुलर मोशन की वजह से किसी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी पाई जाएगी उसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे और मैथमेटिकली हम इसको लिखते हैं 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। इसको किस तरह से इसमें कन्वर्ट किया जाता है? एज वी नो कि जो लीनियर वेलोसिटी है वो इक्वल होती है r ओमेगा के। यानी कि लीनियर एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हम पीछे पढ़ चुके हैं, v इज इक्वल टू r ओमेगा। और इस वेलोसिटी को हम इसके अंदर अगर पुट कर दें तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/2 m r स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर। और यहाँ पे m स्क्वायर और r स्क्वायर, जो m और r स्क्वायर है, ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है जिसको हम I कहते हैं। तो ये बन जाएगा हमारे पास 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। और ये फॉर्मूला है हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का। तो इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। लेट्स सपोज हमारे पास ये कोई इरेगुलर शेप का कोई ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम डिफरेंट पॉइंट मैसेज ले लेते हैं, जिसको हम M1, M2, M3 और M4, M5 और Mn तक का उसको नाम दे देते हैं। और इनका जो डिस्टेंस है पॉइंट ऑफ रोटेशन से, दैट इज R1, R2, R3, R4, R5 और अप टू Rn। तो इनकी जो लीनियर काइनेटिक एनर्जी होगी, जो सिंपल काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है सर्कुलर मोशन के अंदर, तो दैट विल बी इक्वल टू 1/2 m1 v1 स्क्वायर, m2 v2 स्क्वायर और अप टू mn vn स्क्वायर। और यहाँ पर जो लीनियर वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू r ओमेगा। और इस वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिलेशन जो m1 v1 था ये बन जाएगा m1 r1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। और अब यहां से इन सब में से 1/2 ओमेगा स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास बच जाएगा mr स्क्वायर। और mr स्क्वायर जो होता है हमारे पास, इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। और ये हमारे पास आ जाएगी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। और यही हमारा फार्मूला है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का भी। ओके जी, इस टेबल के अंदर कुछ कंपेयर किया गया है जो लीनियर मोशन और जो एंगुलर मोशन है उसकी जो पैरामीटर्स है उनको कंपेयर किया गया है। जैसे यहाँ पर ये हम देख सकते हैं जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है उसको हम s इज इक्वल टू vt से डिनोट करते हैं, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा t। और इस तरह ये जो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं जिनको लीनियर मोशन के अंदर हम vf इज इक्वल टू vi at लिखते हैं, तो एंगुलर मोशन के अंदर वो कुछ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएंगी। ओमेगा f इज इक्वल टू ओमेगा i प्लस at। इस तरह vf स्क्वायर माइनस vi प्लस इज इक्वल टू 2as विल बिकम इक्वल टू ओमेगा f स्क्वायर माइनस ओमेगा i स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। यहाँ पे हमने लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी में और लीनियर एक्सेलरेशन को एंगुलर एक्सेलरेशन में कन्वर्ट कर दिया। इसका सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है दैट इज s इज इक्वल टू vit 1/2 at स्क्वायर विल बिकम थीटा, क्योंकि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज थीटा इज इक्वल टू ओमेगा i t प्लस 1/2 अल्फा टी स्क्वायर। तो इस तरह से जो लीनियर इक्वेशन ऑफ मोशन है हम उनको एंगुलर जो मोशन है उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह लीनियर मोशन के अंदर जो इनर्शिया होता है ड्यू टू द मास होता है, और एंगुलर मोशन में जो इनर्शिया होता है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और इसी तरह लीनियर मोशन में फोर्स इज इक्वल टू ma, और यहाँ पर फोर्स जो है वो टॉर्क की सूरत में प्रोड्यूस होती है और इट इज इक्वल टू I अल्फा। और इस तरह लीनियर मोमेंटम p इज इक्वल टू mv और एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू I ओमेगा। और लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। तो ये तो था कंपैरिजन लीनियर मोशन में और एंगुलर मोशन के अंदर। अगर कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम प्रैक्टिस के लिए जो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर अब हमारे पास एक केस है। इस केस में हम क्या करते हैं, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक जो है वो सिलेंड्रिकल डिस्क है और एक हमारे पास है हूप। सिलेंड्रिकल डिस्क इसी तरह एक सॉलिड डिस्क, जिस तरह कैरम बोर्ड की जो डिस्क होती है वो वाली है, और हूप जो है वो अंदर से हॉलो है। उनको हम किसी इंक्लाइंड प्लेन से नीचे की तरफ लुढ़काते हैं और देखते हैं कि इनमें जो एनर्जी की चेंजेस है वो किस तरह से कंडक्ट होती हैं। अब जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करेंगे तो ये रोटेट भी करेंगे,
और आगे की तरफ भी मूव करेंगे। अब हमें पता है कि हाइट की वजह से जो एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है, और जो मोशन की वजह से एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। और किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हाइट से ग्राउंड की तरफ लेके आते हैं तो असल में उसकी पोटेंशियल एनर्जी ही कन्वर्ट होती है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। तो अब इस हाइट से जब ये ऑब्जेक्ट मूव करेंगे तो इनके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो दो तरह की काइनेटिक एनर्जीज में कन्वर्ट होगी। एक काइनेटिक एनर्जी होगी इनकी फॉरवर्ड मोशन की वजह से, जिसको हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे, और दूसरी जो काइनेटिक एनर्जी वो इनकी रोटेशनल मोशन की वजह से होगी, जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। तो वन बाय वन हम इन दोनों ऑब्जेक्ट की जो ये काइनेटिक एनर्जी में डिफरेंस है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होगी दैट इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल एंड गेन इन काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू mgh, और इस तरह जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल है, ट्रांसलेशन मोशन की वजह से दैट इज 1/2 mv², और रोटेशनल की जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज 1/2 I ω²। यहां पर जो I है दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और अब हम बात कर रहे हैं डिस्क या सिलेंड्रिकल डिस्क की। तो पीछे हम लेक्चर में हमने देखा था जो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज I इज इक्वल टू 1/2 mr²। तो इस I की वैल्यू को हम यहां पर प्लेस करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा mgh 1/2 mv² प्लस 1/4 mr² ω²। इसको हम सिंपली जो कैलकुलेट करेंगे, रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल इसकी वेलोसिटी आ जाएगी डिस्क की दैट इज v इज इक्वल टू 4/3gh। ये स्पीड आ गई है हमारे पास सिलेंडर की और सिलेंड्रिकल डिस्क की। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं हूप के लिए। तो अगेन जो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विल बिकम इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी लीनियर और काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। लीनियर काइनेटिक एनर्जी 1/2 पोटेंशियल एनर्जी mgh और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी 1/2 I ω²। अब इस केस के अंदर जो हूप है, हूप की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है दैट इज mr²। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहां पर, तो mr² जब यहां पर आएगा I की जगह पर इसकी जगह पर, तो वैल्यूज को पुट करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हूप की जो वेलोसिटी आएगी v इज इक्वल टू gh√। तो वी कैन क्लियरली सी कि जो डिस्क होगी उसकी वेलोसिटी जो है वो ज्यादा है, तो वो ऑब्वियसली नीचे ग्राउंड पर पहले पहुंचेगी। इस तरह किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटीज हैं उनमें कन्वर्जन को कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब हम बात करेंगे रियल एंड अपेरेंट वेट की, रियल और अपेरेंट वेट में क्या डिफरेंस है और इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो उसके लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि कोई एक लिफ्ट है, उस लिफ्ट के अंदर एक जो ये खातून है ये इस मछली को, एक जो फिश है इसका वेट करना चाहती हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है और स्प्रिंग बैलेंस के साथ उस फिश को लटका दिया है। अब इसके हम डिफरेंट जो केसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जो पहला केस है इसके अंदर जो लिफ्ट है उसका एक्सेलरेशन 0 है, दैट इज के इसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है, विच मींस कि ये जो लिफ्ट है वो रुकी हुई है, वो अपनी जगह पर है, वो मूव नहीं कर रही। अब इस केस के अंदर यू विल सी कि इस डोरी के अंदर जो टेंशन होगी वो इक्वल होगी इस फिश के वेट के। तो इस वजह से जितनी यहां पर स्प्रिंग के ऊपर फोर्स लगेगी वो असल में ड्यू टू इट्स वेट होगी, और ये जो स्प्रिंग बैलेंस है ये हमें उसका रियल वेट ही दिखाएगा, उस फिश का जो रियल वेट है वही दिखाएगा। अब इस केस के अंदर टेंशन और वेट आपस में बराबर है तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और इस कंडीशन में जो उस फिश का रियल वेट है वही हमें अपीयर होगा और उसी को हम रियल वेट बोलेंगे। बट अब दूसरे केस की बात करें, अब इस केस में क्या हो रहा है कि फिश जो लिफ्ट है वो ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर की तरफ जा रही है, ये ऊपर तेजी के साथ जा रही है। अच्छा, इसको समझने के लिए आप यूं कंसीडर करें कि जैसे कि मेरे ये दोनों हाथ हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को खींचे तो अगर ये इसी जगह पर है, इसका मतलब ये है कि मेरा राइट और लेफ्ट हैंड जो है वो एक जैसी फोर्स लगा रहे हैं और ये मेरे हाथ किसी तरह भी मूव नहीं करेंगे, सेंटर में खड़े रहेंगे। बट इन केस अगर मेरा राइट हैंड फोर्स ज्यादा लगाएगा मींस कि ये दोनों हाथ इस तरफ मूव करेंगे, अगर लेफ्ट हैंड फोर्स ज्यादा लगाएगा ये इस तरफ मूव करेंगे। अब चूंकि इस केस के अंदर लिफ्ट ऊपर जा रही है तो इस केस के अंदर जो इस डोरी की टेंशन है, इसकी जो टेंशन T है अपवर्ड, वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इट्स वेट जो कि डाउनवर्ड है, क्योंकि T जो है वो ग्रेटर देन इट्स
वेट होगी। तो जो अगर टेंशन ज्यादा है तो ऑब्वियसली वेट जो है वो अपेरेंटली कम फील होगा, वो इसको कम डिनोट करेगा, जिसको हम अपेरेंट वेट कहते हैं। और जो इसकी यहाँ पर नेट फोर्स होगी F, उसको हम निकाल सकेंगे टेंशन में से उसके वेट को माइनस करके। तो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू टी माइनस डब्ल्यू, और यहां से T चूंकि ग्रेटर है तो वो टेंशन हम इस तरह से निकाल सकते हैं, T इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस एम ए। तो यहां पर इसका जो देखिए आप जो रियल वेट है इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो गया हुआ है, इसका रियल वेट कुछ एक्स्ट्रा हमें फील होगा, जिसको हम अपेरेंट वेट बोलेंगे। ओके जी, ये तो दूसरा केस। अब तीसरे केस के अंदर यही लिफ्ट अब नीचे की तरफ मूव करेगी, ये लिफ्ट तेजी के साथ नीचे आ रही है विद एन एक्सेलरेशन ए। अब इस केस में क्या होगा कि लिफ्ट नीचे आ रही, इसका मतलब ये कि इसका जो वेट नीचे लग रहा है वो इस टेंशन टी की निस्बत ज्यादा होगा, यानी कि इसका जो वेट है वो टेंशन टी की निस्बत जो है वो ज्यादा होगा, विच मीन्स कि जो इसकी नेट फोर्स हम निकालेंगे तो वो आएगी W माइनस टी। तो इस सूरत हाल में टी निकालने के लिए हम इसको करेंगे W माइनस एफ ए। अब यू कैन सी कि इस केस के अंदर वेट में से कुछ ना कुछ कम हो रहा है, तो जो अपेरेंट हमें वेट नजर आएगा वो एक्चुअल वेट से कम फील होगा, इसको हम अपेरेंट वेट बोलेंगे। अब इन द लास्ट, अब हम लास्ट जो केस है वो ये कंसीडर करते हैं कि लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल गिर रही है, हम उसकी केबल को काट देते हैं और लिफ्ट नीचे की तरफ फ्रीली गिरती है, सिर्फ जो उस पर ग्रेविटी है, जमीन का जो एक्सेलरेशन है, सिर्फ वो जमीन का जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है सिर्फ उसकी वजह से लिफ्ट नीचे गिरी है, फ्री फॉल गिरी है। अब इस केस के अंदर जो एक्सेलरेशन है इट विल बी कम इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो इस वजह से इसका जो रियल और अपेरेंट वेट खत्म हो जाएंगे। हमें बज़ाहिर ऐसा लगेगा कि फिश जो है वो तैर रही है, फिश जो है वो फ्रीली मूव कर रही है, उस पर किसी तरह का कोई भी वेट इफेक्ट नहीं कर रहा। इस कंडीशन को हम फ्री फॉल कंडीशन कहते हैं, फ्री फॉल सिचुएशन कहते हैं, और इस सूरत हाल को वेटलेसनेस कहते हैं। अब वेटलेसनेस में होता क्या है, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया है कि वेटलेसनेस के अंदर जो उसका जो मोमेंट होगी वो सिर्फ अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी होगी, और ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है और कोई भी फोर्स उसके ऊपर अपेरेंटली एक्ट करती हुई फील नहीं आएगी, सिर्फ ग्रेविटी की फोर्स लग रही है। इस वजह से वो ऑब्जेक्ट जो है वो वेटलेसनेस की कंडीशन में चला जाएगा और उसका अपेरेंट वेट जो है वो जीरो फील होगा। अब इसी तरह इसी कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हुए जो स्पेसशिप्स हैं वो डिजाइन किए गए, जो हमारी जमीन के गिर्द जो है वो घूम रहे हैं अंडर द कंडीशन ऑफ फ्री फॉल। इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट आप कंसीडर करें। लेट अस सपोज कि आप जमीन के ऊपर एक हाईएस्ट जो माउंटेन है उसके ऊपर एक कैनन, एक तोप जो है वो लगा के उसमें से फायर करते हैं। जब आप फायर करेंगे तो ऑब्वियसली वो बॉल कुछ वेलोसिटी अटेन करेगा और पाथ ए को फॉलो करेगा और अल्टीमेटली जो है वो जमीन के ऊपर गिर जाएगा। अब आप उसको जरा ज्यादा वेलोसिटी देंगे, जब ज्यादा वेलोसिटी देंगे वो थोड़ा सा और दूर जाएगा और थोड़ा सा और आगे जाके गिरेगा, और अगर आप उसको इतनी वेलोसिटी दे देते हैं तो वो एक सर्कुलर पाथ के अंदर जमीन के अराउंड जो है वो घूमना शुरू कर देगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। अब इस सूरत हाल में इस ऑब्जेक्ट को जो चीज सर्कल में घुमा रही है वो ग्रेविटी है, जमीन की ग्रेविटी इसको वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी, और ये जो कैनन बॉल है ये इसके अराउंड रोटेट करना शुरू कर देगा। अब इसकी जो कंडीशन है जिस पर ये रोटेट करेगा वो ऑलमोस्ट, इसकी रिक्वायर्ड वेलोसिटी जो वो ऑलमोस्ट 8000 मीटर पर सेकंड हो, तो उस केस में क्या होगा, इसका जो फॉल है यानी कि इसका जो ड्रॉप है ड्यू टू ग्रेविटी दैट मस्ट बी 5 मीटर पर 8 किलोमीटर, यानी कि हर 8000 मीटर के बाद उसका फॉल 5 मीटर हो, हर 8000 किलोमीटर का फॉल 5 मीटर हो, तब वो अर्थ के कर्वेचर को मैच करेगा, अर्थ के कर्वेचर को मैच करेगा, अर्थ के फॉल को मैच करेगा, और वो कैनन बॉल जो है वो जमीन के गिर्द रोटेट करना शुरू कर देगा, विच मींस कि ऑलमोस्ट 8000 मीटर पर सेकंड वो स्पीड रिक्वायर्ड है, वो वेलोसिटी रिक्वायर्ड है उस कैनन बॉल को, जो अगर उसको मिल जाए तो वो अर्थ के कर्वेचर के साथ अर्थ के अराउंड अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी रोटेट करना शुरू कर देगा। एट दिस कंडीशन
जो तमाम जो सैटेलाइट्स हैं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, इसी कंडीशन के तहत अर्थ के गिर्द अराउंड जो वो ऑर्बिट कर रहे हैं, और उनकी जो एक्सेलरेशन है, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से प्रोवाइड होता है, जो हमें पता है v²/r के इक्वल होता है। और यहां से अगर हम वेलोसिटी निकालें, जो रिक्वायर्ड वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, दैट इज v = g(r). g इज द ग्रेविटी, r इज द रेडियस ऑफ अर्थ। वैल्यूज को पुट करें तो हमारे पास जो मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है, जो ऑब्जेक्ट को रिक्वायर्ड है अर्थ के अराउंड मूव करने के लिए, दैट इज 8000 मीटर पर सेकंड। ये मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड है अगर आप एक सैटेलाइट को या किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के गिर्द रोटेट करवाना चाहते हैं। ओके जी, नेक्स्ट आ जाता है जी आर्टिफिशियल ग्रेविटी इन स्पेस स्टेशन। आपने अक्सर वीडियोस में देखा होगा कि स्पेस स्टेशंस के अंदर या शटल के अंदर या स्पेस रॉकेट्स के अंदर जो साइंटिस्ट होते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, वो फ्री फॉल कंडीशन के अंदर स्पेस के अंदर तैरते हुए फील हो रहे होते हैं, वो इजीली मूव कर रहे होते हैं, हवा के अंदर उड़ रहे होते हैं। उसकी वजह यही है कि वो जिस स्पेस कैप्सूल के अंदर है, जिस स्पेस शटल के अंदर है, वो स्पेस शटल अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी जमीन की तरफ फ्री फॉल में है, जमीन की तरफ गिर रही है मुसलसल, और उसके अराउंड जब वो चक्कर लगा रही है, इस वजह से उसके अंदर जितने भी लोग होंगे वो फ्री फॉल की कंडीशन को एक्सपीरियंस जो है वो करेंगे। इसके लिए वो एस्ट्रोनॉट जो है वो हवा के अंदर तैरते हुए फील होते, इवन कि अगर पानी भी वहां पर गिरा दिया जाए तो वो पानी भी इस तरह हवा के अंदर फ्लोट होता हुआ फील होगा। इस वजह से एस्ट्रोनॉट जब सोचते हैं या कोई भी काम करने की कोशिश करते हैं, या खुद को किसी दीवार के साथ या किसी चीज के साथ बांध कर सोते हैं या आराम करते हैं, ताकि वो टकराते ना फिर एक दूसरे के साथ। अब इस केस में एस्ट्रोनॉट्स को काम करने के लिए आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि वो वेटलेसनेस की कंडीशन में वो ग्रेविटी को फील नहीं कर रही होती, ग्रेविटी उन पर एक्ट नहीं हो रही होती। इस वजह से एस्ट्रोनॉट हवा के अंदर तैरते हुए महसूस होते हैं। तो उनको प्रॉपर फंक्शनैलिटी के लिए, ताकि वो अपना मिशन कंप्लीट कर सके, अपना काम मुकम्मल कर सके, स्पेस शटल में आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस की जाती है। वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैसे प्रोड्यूस की जाती है, उसके लिए जो स्पेस शटल है उसको सर्कुलर पाथ में इस तरह से घुमाया जाता है, उसका सेंट्रल रिम जो है वो खाली होता है, उसके अराउंड उसको घुमाया जाता है, और जब घुमाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो, सेंट्रीपिटल फोर्स भी प्रोड्यूस होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी प्रोड्यूस होती है। जैसा हमारा वॉशिंग मशीन का स्पिनर होता है, तो जब आप कपड़ों को उसके अंदर डालकर घुमाते हैं तो पानी के कतरे बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से बाहर की तरफ उड़ते हैं। सेम इज द केस जब इस स्पेस शटल को घुमाया जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जो इसके एस्ट्रोनॉट्स इसके अंदर होते हैं, वो उसकी दीवारों की तरफ उड़ते हैं और दीवारों के साथ लग जाते हैं, और सर्कुलर पाथ में वो उसकी दीवार के साथ साथ चलते हुए अपने जो काम है वो सरंजाम दे सकते हैं। तो इस तरह जो ग्रेविटी प्रोवाइड की जाती है उसको आर्टिफिशियल ग्रेविटी कहा जाता है, क्योंकि वो ग्रेविटी नेचुरली अवेलेबल नहीं होती, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, जिस फ्रीक्वेंसी पे उसको रोटेट करवाया जाएगा, दैट इज f = 1/2 पाई g/r। ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस पर घुमाकर जो स्पेसशिप्स हैं या स्पेस कैप्सूल्स हैं उनके अंदर आर्टिफिशियल ग्रेविटी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। अच्छा, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं जी? वो तमाम चीजें जो किसी, अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है तो वो उसका सैटेलाइट कहलाएगा। अब उनमें से जो कुदरती तौर पर पाए जाते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट्स कहलाते हैं। जैसे जमीन के गिर्द चांद घूम रहा है तो चांद जमीन का एक नेचुरल सैटेलाइट है। बट इसके साथ साथ जो ह्यूमन है उन्होंने अपनी रिसर्च के लिए या अपनी सहूलियात के लिए खुद से भी कुछ सैटेलाइट बनाकर हवा में छोड़े हुए हैं, उनको हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते हैं। और वो जमीन के गिर्द जो चक्कर लगा रहे हैं, और ये डिफरेंट तरह के सैटेलाइट्स होते हैं और इनका काम भी डिफरेंट होता है। चंद एक हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि नेविगेशन सैटेलाइट है। नेविगेशन सैटेलाइट्स तकरीबन 24 सैटेलाइट्स का एक सेट है जो तकरीबन 20,000 किलोमीटर जमीन से ऊपर जमीन के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, और एक जाल की तरह उन्होंने पूरी जमीन को घेरा हुआ है, जो पूरी जमीन के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर कोई लोकेशन है उसको लोकेट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। कम्युनिकेशन जो सैटेलाइट है अमूमन इनको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजा जाता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या है? जियो स्टेशनरी एक ऐसा ऑर्बिट है जिसके अंदर जो सैटेलाइट होता है उसकी स्पीड
बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होती है एज द स्पीड ऑफ अर्थ, यानी कि वो स्पीड ऑफ अर्थ के साथ इस तरह से रोटेट कर रहा होता है कि वो अर्थ के लिहाज से स्टेशनरी फील होता है, क्योंकि अर्थ भी 24 घंटे में अपनी एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करती है और वो सैटेलाइट भी 24 घंटे में अपनी एक रेवोल्यूशन जो है वो मुकम्मल करते हैं। तो इस तरह फील होता है कि वो सैटेलाइट जो है वो अर्थ के किसी एक पॉइंट के ऊपर स्टेशनरी रहते हैं और वो सैटेलाइट उन पर्टिकुलर एरियाज के अंदर कम्युनिकेशन का जो काम प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी वेदर सैटेलाइट्स है। वेदर सैटेलाइट जो है वो जमीन के ऊपर भेजे जाते हैं ताकि वो जो वेदर है उसको ऑब्जर्व कर सके और वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके कि किस जगह पर बारिश का इम्कान है या बादल है या गर्म मौसम है या ठंडा मौसम है, वेदर की इंफॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी ऑर्बिटल वेलोसिटी की। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है? ये वो वेलोसिटी है जिसके तहत जो ऑब्जेक्ट है वो किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के गिर्द घूम रहा है। फॉर एग्जांपल जो सैटेलाइट हम जमीन पे भेजते हैं वो जिस पाथ को फॉलो करते हैं उस पाथ को हम ऑर्बिट कहते हैं, और उस ऑर्बिट में जो उनकी स्पीड होती है वो वेलोसिटी जिसमें वो उस ऑर्बिट में मूव करते हैं उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। अच्छा जी, ऑर्बिटल वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए लेट अस सपोज हमारे पास एक सैटेलाइट है जो जमीन के ऊपर जमीन से r डिस्टेंस के फासले पर जो वेलोसिटी v के साथ जो वो मूव कर रहा है। अब इस प्लेस पर जो उसकी सेंटीपिटल फोर्स होगी, एज वी नो कि जो सेंटीपिटल फोर्स होती है Fc इज इक्वल टू m v स्क्वायर ओवर r, ये सेंटीपिटल फोर्स है। अब दूसरी तरफ जो दो ऑब्जेक्ट हैं जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसके तहत हमने ये भी पढ़ा था कि जो दो ऑब्जेक्ट्स कायनात के अंदर कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगाते हैं और वो फोर्स जो है वो इक्वल होती है जी G(M)(E)(M)(S) ओवर r स्क्वायर। तो अब इन दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया तो हमारे पास रिलेशन आ जाता है ms v स्क्वायर ओवर r, और यहां से इसको r से कार कैंसिल हो जाएगा, m से m कैंसिल, इसको रीअरेंज और कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये वो वेलोसिटी आ जाती है जिसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कहते हैं। इसके अंदर g जो है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, m इज द मास ऑफ द अर्थ है और r जो है वो डिस्टेंस है फ्रॉम द अर्थ। अब यहाँ पर g भी कांस्टेंट है, me भी कांस्टेंट है, तो इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाता है r, विच मीन्स कि जो वेलोसिटी है ऑर्बिटल वेलोसिटी वो डिपेंड करती है r पर। r क्या है? ये वो डिस्टेंस है अर्थ से लेकर और जिस ऑर्बिट में वो सैटेलाइट जो वो मूव कर रहा है, या इसको हम ऑर्बिटल रेडियस भी कहते हैं। तो ऑर्बिटल रेडियस जो है इस पर डिपेंड करती है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होगी। वो तमाम सैटेलाइट जो जमीन के करीब होते हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द सैटेलाइट जो जमीन से दूर है, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो कम होती है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स ऐसे सैटेलाइट्स हैं जो जमीन के लिहाज से स्टेशनरी फील होते हैं, क्योंकि स्पीड जमीन की स्पीड के साथ मैच करती है, जिसकी वजह से ऐसा फील होता है कि वो जमीन के साथ स्टेशनरी है, हरकत जमीन के साथ नहीं कर रहे। उनका जो ऑल्टीट्यूड होता है वो ऑलमोस्ट 35,790 किलोमीटर इतने डिस्टेंस पर उनका ऑर्बिट होता है। उनकी जो ऑर्बिटल स्पीड होती है विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 11,070 किलोमीटर पर आवर होती है। अब जो ऑर्बिटल वेलोसिटी के पीछे हमने फार्मूला निकाला दैट इज v नॉट इज इक्वल टू GME ओवर r नॉट, और दूसरी तरफ जो वेलोसिटी सिंपल हम लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला होता है वो होता है s ओवर t, और s क्या है? क्योंकि ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं तो डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा? ये सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा विच इज 2 पाई r, और t जो टाइम वही रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को, वी विल हैव 2 पाई r स्क्वायर ओवर t, और यहां से ये हमारे पास r का फार्मूला आ जाता है फॉर द जियोस्टेशनरी ऑर्बिट। यहाँ पे g की वैल्यू m t 4 पाई सब की वैल्यूज पुट करें तो जो r की वैल्यू आती है दैट इज 4.23 इंटू 10 की पावर 4, या आप इसको कह सकते हैं 42,300 किलोमीटर, यानी कि जियोस्टेशनरी ऑर्बिट का जो रेडियस है वो 42,300 किलोमीटर, यानी कि इस
हाइट के ऊपर जो भी सैटेलाइट होगा वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कराएगा जो जमीन के लिहाज से साकन फील होगा। सो दैट्स इट फॉर द सेशन। होपफुली सेशन आपके लिए बड़ा मुफीद रहा होगा। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे पेड सेशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके हमारी जो सेशंस हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।